हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का। पिछले अध्याय में जो इसके भाग 1 में हम प्रेमचंद के जीवन परिचय पर बातचीत कर चुके हैं। प्रेमचंद के जीवन परिचय को पूरी तरह से जान चुके हैं और इसके पश्चात में हम सीधा अब प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी पूस की रात पर आते हैं। पृष्ठ संख्या 29। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण निश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिल से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट जाती है और आंखें तरेरती हुई बोलती है, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो। कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह से चुकने को नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मरमर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए तो मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी। हल्कू उदास हो जाता है। बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो और ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से 1-1 पैसा काट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट मुंह में डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? आ जाइए प्रश्न संख्या 30 पर। कहता तो था घर में पुआल पर लेटकर, तो यहाँ क्या लेने आए हो? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खा रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई। अब सबको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है इसमें कि पहले हम पात्रों को पूरी तरह से अच्छे से जान लें, पहचान लें। हल्कू का एक कुत्ता था और बहुत ही वफादार कुत्ता। ये उसका नाम है जबरा, जो उसके साथ में उसके खेत पर जाता था और उसके सुख दुख में साथ निभाता था। पृष्ठ संख्या 30 के पहले पद्यावतरण पर हम बातचीत कर रहे हैं। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई देकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरे कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पौआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। ओह, फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और भगवान, एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, लिहाफ होता है ओढ़ने का चादर। मजाल है
कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की बखूबी है, मजदूरी हम करें और मज़ा दूसरा लूटे। देखिए सबसे बड़ी बात कि एक किसान की जो मार्मिक स्थिति है कि वो मजदूरी करता है, उसमें खेती करता है और सारा कुछ उठाकर उसका मालिक ले जाता है। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है। जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब न जाड़ा लगेगा और न ही कुछ। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा, चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। इसी पर करवट लेटता, उस पर करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा पर पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो फिर तुरंत दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत की हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई, ऐसा जान पड़ता था। सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है।